हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप? मैंने लास्ट क्लास में आपको लास्ट वीडियो में आपको एक प्रॉब्लम दिया था, मैंने एक डाउट दिया था आपको, तो वो आज अपन टैली कर लेते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि कोई एक अज्ञात विलय है 5 ग्राम, कितने ग्राम विलायक में घोला गया है? 90 ग्राम। विलायक कौन है? आपका पानी है, ठीक है। और जो विलयन का क्वथनांक है वो 100.53 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, तो उस अज्ञात विलय का आपको क्या ज्ञात करना है? अणुभार ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारी लास्ट टाइम में एक प्रॉब्लम थी, इसको अपन सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान दीजिए, हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज डेल टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, यही होता है, ठीक है। के बी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, कितना आ जाएगा? 0.52। कितना ग्राम विलय घोला गया है? 5 ग्राम। कितने में घोला गया है? 90 ग्राम में। अणुभार हमें यही तो ज्ञात करना है, इंटू 1000। अब हमारे पास में ये क्वथनांक में उन्नयन नहीं है। देखो आपको ध्यान करो, आपको क्या दे रखा है? विलयन का क्वथनांक, और वो कितना, उसे अपन बोलते हैं TB1। तो विलायक का क्वथनांक नहीं, हमें पता है पानी का जो क्वथनांक होता है, पानी का जो क्वथनांक है मीन्स TB दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें पता है क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालते हैं? TB1 माइनस TB, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, कितना हो जाएगा? 100.53 माइनस 100, कितना आ जाएगा? 0.53 डिग्री सेंटीग्रेड। बात सही ना? ये तो डिफरेंस है, डेल टी बी क्या डिफरेंस है, अपन क्या बोलेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। आप ऐसा करिए, न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करने के लिए ना इसको 52 कर लीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों? ताकि गुणा भाग हमारा आसान हो जाएगा। भाई हमें केमिस्ट्री समझना है, ठीक है। गुणा भाग तो आपको आते हैं, मैथमेटिक्स तो आपको आती है, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन कितना आ गया? 0.52 डिग्री सेल्सियस, वो आप यहाँ रख दीजिए, यह आ जाएगा 0.52। हमें MW निकालना है, MW इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको नीचे ले आओ, 0.52 5 गुणा 1000, ठीक है, 0.52 इंटू 90 हो जाएगा ना। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 500/9, भाग लगा दो, 9 पंजे 45, बचेगा 5 वापस 50, 9 पंजे 45, यानी कि ये इतना आ जाएगा। अब ध्यान करें, इकाई लिखना जरूरी है, 55.56 ग्राम मोल इनवर्स, ये हमारा आ जाएगा उस अज्ञात विलय का अणुभार। आपको सब कुछ दिया हुआ है, देखिए स्मॉल डब्ल्यू अज्ञात विलय 5 ग्राम दे रखा है, कैपिटल डब्ल्यू आपको 90 ग्राम दे रखा है, MW आपको ज्ञात करना है, KB आपको दे रखा है, 1000 फॉर्मूले में होता है। तो क्या बच गया आपके पास में? डेल TB। क्वथनांक में उन्नयन हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है? विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक क्या होता है? TB1 होता है, TB1 होता है। तो बस हमें पता होता है विलायक का क्वथनांक, विलायक यानी पानी कितने पे उबलता है? 100 डिग्री पर। तो हम क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालेंगे? डेल TB बराबर में TB1 माइनस TB, यानी 100.52 माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा? 0.52। इसको आप वहां रख देंगे, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर में आपको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्वथनांक में उन्नयन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके आगे का जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है आपका हिमांक में अवनमन। कौन सा है? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, ठीक है। इसे अपन क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाले वीडियो के अंदर में जो मैंने इस साइड लिखा था उसमें से थोड़ा सा कट हो गया था, तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं उसको, ताकि अगर मान लीजिए आपके नोट्स पूरे प्रिपेयर नहीं हुए हैं तो आप उसको सही कर लें, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा था, चलो उसको भी अपन देख लेंगे, है ना, क्योंकि जो आज की जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल क्वथनांक में उन्नयन की तरह डेरिवेशन है।
ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, देखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं एक कर्व बना रहा हूँ, तो एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक है। वापस से क्या है, वाष्प दाब है, और ये क्या है, वही ताप है, लेकिन इस बार ताप कौन सा है आपका, हिमांक का है। कौन सा ताप है यहाँ पर, हिमांक है, ठीक है। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सबसे पहले तो बात करेंगे हिमांक। अब हिमांक की परिभाषा छोटी क्लास में हमने पढ़ रखी है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है, जम जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये परिभाषा नहीं लिखेंगे। वह ताप जिस पर किसी ठोस एवं द्रव, जिस पर किसी ठोस एवं द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। वह ताप जिस पर किसी ठोस एवं उसके द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, हिमांक, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वापस वही कंडीशन जैसी अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। हम क्या करेंगे, हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला देंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा, विलयन। हमें पता है विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक बात है। अच्छा, विलयन का वाष्प दाब कम होने का मतलब है कि विलयन कम ताप पर जमने लगता है। विलयन क्या होता है, कम ताप पर जमने लगता है। कम ताप पर जमने लग गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कम ताप पर जमने लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, हिमांक में कमी आ गई ना। इसी को अपन क्या बोल देंगे, हिमांक में अवनमन। तो अगर मैं आपसे कहूं हिमांक में अवनमन की परिभाषा क्या होगी, तो क्या होगा कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देने पर, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देने पर विलयन के हिमांक में होने वाली कमी को ही हिमांक में अवनमन कहा जाता है। बात ठीक है। जैसे हमने कल एक ग्राफ पढ़ा था, आज हम हिमांक में अवनमन भी ग्राफ की सहायता से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें एक ग्राफ मिलता है, ध्यान करें, देखेंगे ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हमें पता है ऊपर वाला हमेशा कौन सा होगा, शुद्ध विलायक का, और नीचे वाला हमेशा कौन सा होगा, विलयन का, ठीक है। हमें एक पॉइंट लेना है, ठीक है। हमने ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट को यहाँ पर ये यूँ मिलेगा, तो ये कौन सा हो गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, क्योंकि ये विलायक का है, ठीक है। शुद्ध विलायक के संगत ये क्या हो गया, TF। F का मतलब फ्रीजिंग, T का मतलब टेम्परेचर। ये हो गया शुद्ध विलायक का हिमांक। क्या हो गया, शुद्ध विलायक का हिमांक हो गया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो ये कर्व यहाँ कट रहा है, इसको अपन यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, PS, यानी ये हो गया विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और ये क्या हो जाएगा, TF1, विलयन का हिमांक। विलयन का क्या हो गया, हिमांक हो गया। तो आप खुद देखेंगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है, विलयन का वाष्प दाब कम है। कितने की कमी हुई, कितने का अवनमन हुआ, ΔP। ये है शुद्ध विलायक का हिमांक, ये है विलयन का हिमांक। इस बार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जो अवनमन हो रहा है वो कितना हो रहा है, ΔTF। बात सही है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या क्या है, कल की तरह बिल्कुल, कल वाली जो डेरिवेशन है सेम वैसे का वैसा है। P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है। PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। तो P0 माइनस PS इक्वल्स टू ΔP, ये क्या हो गया, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का क्या हो गया, अवनमन। ऐसे ही TF क्या है, विलायक का। विलायक कौन सा, शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक का क्या है, आपका हिमांक है, शुद्ध विलायक का हिमांक। TF1 क्या है, ये हो जाएगा विलयन का हिमांक। तो ΔTF क्या हो जाएगा, TF माइनस TF1। पिछले वाले में, पिछले वीडियो में TB1 माइनस TB था, इस बार TF माइनस TF1 है। ये क्या हो गया, हिमांक में अवनमन। ये क्या हो गया, हिमांक में अवनमन। तो हमें साफ साफ मालूम चल रहा है, ग्राफ से देखने पर हमें मालूम चल रहा है कि ΔP समानुपाती ΔTF, ठीक है भाई। ये ΔP क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। ΔTF क्या है, हिमांक में अवनमन। यानी वाष्प दाब में होने वाला अवनमन
हिमांक में होने वाले अवनमन के समानुपाती होता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना आप पानी में नमक मिलाते जाओगे उसका हिमांक उतना ही कम होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शुद्ध विलायक है, पानी है, उसका वाष्प दाब पहले था 10 mm ऑफ Hg और उस शुद्ध पानी का जो हिमांक था वो था 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो शुद्ध विलायक पानी है वो कितने पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अब हमने उसमें 1 चम्मच नमक मिला दिया तो विलयन बन गया। विलयन का वाष्प दाब कम होना है, तय बात है। कितना हो गया? 9 हो गया, 9 mm ऑफ Hg। तो अब हिमांक भी कम हो रहा है, कितना हो जाएगा? -1 डिग्री हो जाएगा। फिर अपने 1 चम्मच नमक और मिलाया तो इस बार कितना हो गया? 8 mm ऑफ Hg हो गया। तो भैया वहां पर क्या हो जाएगा? -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाष्प दाब में जितना अवनमन होता जाएगा उसी के संगत हिमांक में भी अवनमन होता चला जाएगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? वाष्प दाब में होने वाला अवनमन हिमांक में होने वाले अवनमन के समानुपाती होता है। कल यहाँ पे F की जगह B लिखा था तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाष्प दाब में होने वाला अवनमन क्वथनांक में होने वाले उन्नयन के समानुपाती है, क्योंकि वो क्वथनांक में उन्नयन था, ये हिमांक में अवनमन है। बात सही है? ठीक है, ओके। हम जानते हैं, वापस से एक बात आएगी जो अपन ने कल भी लिखा था। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जो डेल टी एफ है वो समानुपाती क्या होगा? स्मॉल m के। ये स्मॉल m वापस से क्या है? मोलल सांद्रता है। कल हमने क्या लिखा था इसको? डेल टी बी समानुपाती m। आज क्या है? डेल टी एफ समानुपाती m। यानी विलयन के हिमांक में होने वाला अवनमन, ये क्या है? विलयन के हिमांक में होने वाला अवनमन उसमें उपस्थित विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। किसी विलयन के हिमांक में होने वाला अवनमन उसमें उपस्थित विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। बात सही है? हम यहाँ से समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो मुझे कोई ना कोई नियतांक लगाना होगा। वो मैंने क्या लगा दिया? KF। जहाँ पता है आपको, जहाँ KF क्या है? कल KB था तो KB को अपन बोलते थे मोलल उन्नयन स्थिरांक। आज KF है तो इसे अपन क्या बोलेंगे? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलेंगे इसको? मोलल अवनमन स्थिरांक। कल KB था मोलल उन्नयन स्थिरांक। पिछली वीडियो में अपन ने KB लिखा था, वो क्या था? मोलल उन्नयन। यहाँ पे क्या है? KF मोलल अवनमन स्थिरांक। हम यहाँ से KF की इकाई निकालना चाहते हैं, यानी मोलल अवनमन स्थिरांक की इकाई निकालना चाहेंगे तो KF बराबर क्या आएगा? डेल TF अपॉन m आएगा। डेल TF क्या है? ताप ही तो है, तो ये क्या होगा? केल्विन। और मोल, ये जो मोललता है, मोलल सांद्रता है, इसकी इकाई क्या होती है? मोल किलोग्राम इनवर्स। इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है भाई, यानी बिल्कुल सेम इकाई यही है। कल भी मोलल उन्नयन KB की इकाई यही थी और यहाँ पर KF की इकाई भी यही है। ठीक है भाई, वापस से आएंगे, चूंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, डेल TF बराबर होता है KF इंटू स्मॉल m। तो डेल TF बराबर क्या हो जाएगा? KF को तो ऐसे कैसे ही लिखेंगे, m क्या है? मोलल सांद्रता। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणु भार इंटू विलायक का भार इंटू 1000 होता है। यानी हमारे पास मोलल, हमारे पास हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला क्या आ गया? KF इंटू स्मॉल w, MW इंटू कैपिटल W इंटू 1000। सेम कल वाला फॉर्मूला है, बस कल वाले में यहाँ F की जगह B था, यहाँ पर भी F की जगह B था, बाकी सेम फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम किसकी परिभाषा निकालेंगे? मोलल अवनमन स्थिरांक की। हमने कल किसकी परिभाषा निकाली थी? मोलल उन्नयन स्थिरांक की, KB की। तो आप देखेंगे हमें मालूम है यदि स्मॉल w अपॉन MW बराबर n बराबर में कितना हो जाए? 1 मोल, तथा कैपिटल W कितना हो जाए? 1000 ग्राम। तो देखो ये वाली वैल्यू तो कितनी कर दी हमने? 1, और ये कैपिटल W कितना कर दिया? 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या डेल TF बराबर में KF नहीं आ जाएगा?
बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो कल वाली परिभाषा सेम आ जाएगी। यदि 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है, यदि 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है, तो उस समय विलयन के हिमांक में हुआ अवनमन ही उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। यदि 1 मोल अवाष्पशील विलय को यानी नमक को 1000 ग्राम शुद्ध विलायक वाष्पशील विलायक जैसे कि पानी में घोला जाता है, तो उस समय हिमांक में होने वाला अवनमन ही उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे न्यूमेरिकल के लिए काम आता है। ठीक है, कल जो हमने लिखा था, कल वो बोर्ड के अंदर में आधा फॉर्मूला लिखा गया था, आधा कट हो गया था, ठीक है ना। तो उस वीडियो के अंदर में आप इस f को b कर लेना और इस f को भी b कर लेना, यहाँ पर भी f को b कर लेना और f को b कर लेना। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी आपको ना न्यूमेरिकल के अंदर में kf नहीं दिया हुआ होता। क्या नहीं दिया होता? kf। तो कल मैंने kb का फॉर्मूला लिखा था। kb कैसे ज्ञात करते हैं? mR/t² अपॉन 1000 इंटू डेल HV। ये कल ये वाला फॉर्मूला था। बात सही है? ये T क्या है? TB। और ये MB क्या है? B। यानी मेरे कहने का मतलब है M है अणुभार। अणुभार किसका? विलायक का। विलायक कौन? पानी का, यानी 18। R क्या होता है? गैस नियतांक होता है, हमें पता है। TB ये विलायक का क्वथनांक है। किसका है? विलायक का। डिग्री में कहो तो 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कहो तो 373.15। तो हम यहाँ पे 373.15 का स्क्वायर करेंगे, 1000 है ही। और डेल HV को अपन बोलते हैं वाष्पन की एंथैल्पी। H होता है एंथैल्पी, V होता है वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन को हिंदी बोलते हैं वाष्पन, वाष्पन की एंथैल्पी। ये कल वाला फॉर्मूला। आज हमें B की जगह F लिखना है, तो हम मोलल अवनमन स्थिरांक कैसे निकालेंगे? बाकी सब सेम है। B की जगह क्या आ जाएगा? F, और यहाँ पर B की जगह क्या आ जाएगा? फ्यूजन, डेल HFUS। यहाँ पर वही MB विलायक का अणुभार, R गैस नियतांक, TF शुद्ध विलायक का हिमांक। डिग्री में कहोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस और अगर केल्विन में कहोगे तो 273.15। और जो डेल HFUS है ये होती है गलन की एंथैल्पी। किसकी एंथैल्पी होती है? गलन की एंथैल्पी होती है। ठीक है भाई, कल क्या आया था? वाष्पन की एंथैल्पी। फ्यूजन को अपन हिंदी में बोलते हैं गलन बोलते हैं। ठीक है भाई, जमना या गलना एक ही बात है। ठीक है ना, संघनन और वाष्पन एक ही चीज है। ठीक है, आइए, वाष्पन और संघनन एक चीज क्या है? वाष्पन का मतलब है 100 डिग्री पर द्रव वाष्प में बदलता है और संघनन का मतलब है वाष्प द्रव में बदलता है। ठीक है ना। ऐसे ही गलन जो होता है ठोस द्रव में बदलेगा और जो जमाव होता है, जमना होता है, वो द्रव का ठोस में होता है। तो दोनों उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल कल वाली डेरिवेशन है, आपको समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ अगर स्टार्टिंग में ध्यान है आपको सब कुछ सिंपल निकल के आ जाएगा। शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब कम होगा। हमेशा ऐसा ही होगा क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। ऐसे ही ये शुद्ध विलायक का हिमांक है, ये विलयन का हिमांक है, यानी इस बार कम हो रहा है। उसका उल्टा है। पिछले वीडियो में TB यहाँ था और TB1 यहाँ था, तो TB1 में से TB माइनस किया था। इस बार हम TF में से TF1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो वाष्प दाब में जितना अवनमन होगा वो हिमांक में अवनमन के समानुपाती होगा। अब हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती है? मोलल सांद्रता के। मोलल सांद्रता किसकी? विलय की। किसी भी विलयन के हिमांक में होने वाला अवनमन, किसी भी विलयन के हिमांक में होने वाला अवनमन उसमें उपस्थित विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। बस समानुपाती को हटाइए, कांस्टेंट लगाइए। ये Kf क्या होता है? मोलल अवनमन स्थिरांक। इकाई निकालोगे, पिछले वीडियो में Kb की तरह इकाई निकल के आएगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, M का फॉर्मूला रखोगे, ये मोललता होती है, रखोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। यहां से परिभाषा निकल के आ जाएगी Kf की। Kf की परिभाषा क्या निकल के आएगी? अगर अपन 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोल दें
तो उस समय जो हिमांक में अवनमन होगा वही उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। ठीक है भाई। और कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में KF नहीं देते तो उसका फॉर्मूला ये होता है, हालांकि इसकी में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी भैया आप लोग ध्यान कर लें KB और KF को निकालने का एक तरीका ये भी होता है। ठीक है भाई। बिल्कुल सेम टू सेम डेरिवेशन थी, बिल्कुल सेम टू सेम परिभाषाएं थी, बस हमें शब्द का इस्तेमाल करना था। वहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन था, यहाँ पे हिमांक में अवनमन है। वहाँ पे हम कहते थे मोलल उन्नयन स्थिरांक, हम यहाँ पे बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है भाई, कोई दिक्कत बोलो? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे मैंने आपको क्वथनांक में उन्नयन का एक न्यूमेरिकल दिया था, ठीक है ना, खुद से करने के लिए, ऐसे ही मैं आपको आज के इस लेक्चर का जो हिमांक में अवनमन है उसकी भी आपको एक प्रॉब्लम देता हूं। ठीक है भाई। तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम है वही 5 ग्राम क्या है? अज्ञात विलय। 5 ग्राम क्या है? अज्ञात विलय। ठीक है, चलो अज्ञात नहीं देते, इस बार आपको देते हैं 5 ग्राम जो है वो है आपका ग्लूकोज कह देते हैं। 5 ग्राम क्या है? आपका ग्लूकोज है। ठीक है, उसको 100 ग्राम पानी में घोला गया है। ठीक है, 5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम पानी में घोला गया है। ठीक है, तो विलयन का हिमांक ज्ञात करना है। तो विलयन का हिमांक ज्ञात करना है यदि शुद्ध विलायक का मतलब पानी का मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक इसे बोलते हैं KF, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये है। आ गया प्रॉब्लम समझ में? 5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम पानी में घोला गया है, तो विलयन का हिमांक ज्ञात करना है यदि शुद्ध विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है भाई। तो आज के इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके लेके आइएगा। थैंक यू।